फिर स्टार्ट करेंगे अपन अपनी नई किताब सॉलिड स्टेट फिजिक्स। पर आवाज का रिप्लाई कर दो। आवाज आ रही है ना? फिर स्टार्ट करने वाले हैं अपन सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सुनो अब ना, चेक करना। अभी कुछ दिन क्लास मतलब लगभग 7-8 क्लास तक अपन इसी पर क्वांटम के में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में सॉलिड का अलग से कोर्स बन जाएगा। फिर उसके बाद में क्लास किस पे लगेगी? सॉलिड स्टेट वाले उस पर ही लगेगी। ठीक है, अब सुनो, इधर थोड़ा ध्यान देना। ये वाली जो बुक है सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाली बुक, इस बुक के अंदर भी वही 4 यूनिट है। और ये आप लोगों का पेपर नंबर 3 है, 34 नंबर का पेपर है सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाला। वही 4 यूनिट का सिस्टम है। प्रत्येक यूनिट के अंदर लगभग इसके अंदर 2 चैप्टर हैं। बुक के अंदर देखे जाए तो टोटल 8 चैप्टर हैं। प्रत्येक यूनिट के अंदर 2 चैप्टर हैं। पर अपन यूनिट वाइज ही बुक्स को करवाएंगे, ठीक है ना? तो पहली यूनिट, फिर दूसरी यूनिट, फिर तीसरी यूनिट, और फिर लास्ट के अंदर पढ़ेंगे अपन चौथी यूनिट। ठीक है, एक सीक्वेंस के अंदर ही इसके अंदर चलेगा। ठीक है, तीनों पेपर की बात की जाए तो ये थोड़ा सा पेपर टाइट है। दोनों पेपर के मुकाबले ये वाला पेपर थोड़ा टाइट पेपर है। वो 2 रीजन की वजह से टाइट है। एक तो इसकी लैंग्वेज को लेकर ना, थोड़ी लैंग्वेज कॉम्प्लिकेटेड होती है सॉलिड के अंदर। ठीक है, एक डेरिवेशन क्वांटम के जितने तो लेंथी नहीं है, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं। ठीक है ना, क्वांटम के जितने आसान नहीं है, वहां डेरिवेशन लेंथी जरूर थे पर आसान थे। इसके अंदर थोड़े से जो डेरिवेशन है हल्का फुल्का कॉम्प्लिकेटेड इसका मामला है। थ्योरेटिकल पेपर है। वैसे इसके अंदर अच्छे स्कोर आते हैं हमेशा, क्योंकि लैंग्वेज अपनी प्रॉपरली काफी हद तक बहुत सही लैंग्वेज अपन यूज करते हैं इसके अंदर। कोशिश करते हैं बहुत आसान वे के अंदर सब कुछ लिखवाया जाए। ठीक है, लगभग खुद की लैंग्वेज के अंदर ही सब कुछ लिखवाने की कोशिश करते हैं। बुक की लैंग्वेज ना के बराबर ही यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा, इसके अंदर डायग्राम बहुत ज्यादा आएंगे। बहुत अत्यधिक संख्या के अंदर इसके अंदर डायग्राम बनते हैं। तो आपके पास में 2-3 कलर के पेन होना जरूरी है, या फिर रूल वगैरह जिनसे बनाते हो थोड़े स्पष्ट बनने चाहिए। स्केल तो चाहिए ही इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर डायग्राम अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। खास तौर पर पहली यूनिट के अंदर तो बहुत ज्यादा डायग्राम बनते हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी के अंदर फिर भी इतने नहीं बनते जितने पहली यूनिट के अंदर डायग्राम बनते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले यूनिट फर्स्ट को स्टार्ट करेंगे। वैसे अपना टाइमिंग रहेगा 3:15 से लेके 4:15 बजे तक का। आज थोड़ा सा मैं लेट हो गया, थोड़ी तबीयत भी आज ठीक नहीं है प्रॉपरली, इस वजह से कम पढ़ेंगे। पर स्टार्ट शुभारंभ करना है आज से ही, है ना? ठीक है, चलो अब स्टार्ट करते हैं अपन अपनी यूनिट फर्स्ट को, है ना? तो मैं सबसे पहले यूनिट का नाम बता देता हूँ। इसके अंदर यूनिट, बड़ी यूनिट है ये वाली, है ना? ये यूनिट सबसे ज्यादा टाइम लेती है। तो इसके अंदर है यूनिट का नाम क्रिस्टल संरचना। फिर इसके बाद में कॉमा विवर्तन एवं क्रिस्टल आबंधन। क्रिस्टल आबंधन, क्रिस्टल बॉन्डिंग, है ना? ये यूनिट का नाम है। अच्छा सुनो, इसके अंदर का कुछ पोर्शन आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर पढ़ रखा होगा, 11th-12th के अंदर आ जाता है। जिसमें मैं आपको बता दूं कौन कौन सा अभाज्य कोष्टिका क्या होती है, एक कोष्टिका क्या होती है, षटकोणीय संरचना पढ़ी होगी आप लोगों ने, अंतः केंद्रित पढ़ी होगी, फलक केंद्रित पढ़ी होगी। और वहां जो पढ़ा है वो बहुत कम है। यहाँ थोड़ा सा उसके अंदर और भी ज्यादा चीजें अपन को पढ़नी है, जिससे अपने सवाल लग जाएं, जिससे अपना क्वेश्चन पूरा का पूरा हो जाए। ठीक है, तो जो 12th का है ना, 11th-12th में केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, वो आता तो है, इसके अंदर रिपीट तो होता है, पर एग्जाम के अंदर वो कुछ खास वहां से सवाल आते नहीं है। कुछ अलग ही डेरिवेशनों से सवाल इसके अंदर बन के आते हैं। कुछ प्रयोग भी हैं इसके अंदर। ठीक है, अपने आप में ये यूनिट वैसे तो आसान पड़ती है। जब 2 यूनिट का सिस्टम था तो हम सलाह देते थे स्टूडेंट को यही यूनिट पढ़ने की, पहली और चौथी यूनिट पढ़ने की सलाह देते थे। पर अब की बार तो आपके 100% आएगा, तो चारों की चारों यूनिटें अपन को पढ़नी है।
लास्ट ईयर क्वांटम में चारों पढ़ाई थी पूरी, सॉलिड के अंदर भी चारों पढ़ाई थी, और जो आपकी न्यूक्लियर है उसके अंदर 3 यूनिट पढ़ाई थी हमने ना, ठीक है। इसके अंदर 4 यूनिट पूरी की पूरी करवाई थी, ठीक है ना। क्वांटम के अंदर भी 4 पूरी की पूरी ही करवाई गई थी, ठीक है। अब सुनो, पर अब की बार तो अपन को पूरा 100% ही इसके अंदर पढ़ना है, ठीक है। तो यूनिट का नाम लगा लो आप लोग, और अब स्टार्ट करते हैं अपन इस बुक को। तो फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा आप जालक बिंदु, फर्स्ट हेडिंग लगाइएगा जालक बिंदु। लेटिस पॉइंट कहते हैं इसे, जालक बिंदु। फर्स्ट हेडिंग आप लोग लगाइएगा, ठीक है। सुनो, अब ध्यान देना। अब एक चीज और सुनना सारे के सारे, तुम में से कई लोग लॉग आउट हो गए थे ऐप के अंदर, वो कुछ ऐप के अंदर प्रॉब्लम चल रही थी जिस वजह से अपन कल क्लास नहीं ले पाए थे, नहीं तो कल ले सकते थे इसकी क्लास को, ठीक है ना। अभी हो सकता है आज की क्लास थोड़ी छोटी हो, पर मुझे आज स्टार्ट करनी थी किताब को, इस वजह से आज इसको स्टार्ट करनी है, ठीक है ना। चलो, तो अब अपन बात करते हैं सबसे पहले जालक बिंदु। अच्छा सुनो, जालक बिंदु क्या होते हैं? देखो, जालक बिंदु क्या है? वे स्थान होते हैं जहां पर हम किसी आयन को, अणु को या परमाणु को रखते हैं। मेरी बात सुनना, जालक बिंदु क्या होते हैं? वे स्थान होते हैं जहां पर किसी अणु को, परमाणु को या आयन को रखा जाता है। उस स्थान को अपन क्या बोलते हैं? जालक बिंदु कहते हैं। यानी वह स्थान जहां कोई अणु, परमाणु या आयन रखा जाएगा उसको क्या कहेंगे? अपन जालक बिंदु कहेंगे, ठीक है। अब सुनना, अगर इन जालक बिंदुओं का एक आवर्ती व्यू बनाया जाए, अगर इन जालक बिंदुओं का अपन कोई एक आवर्ती व्यू बनाए। अच्छा, आवर्ती व्यू कैसे बनाए? देखो मैं आपको बताता हूं। अगर इन जालक बिंदुओं का आवर्ती व्यू बनाए, आवर्ती व्यू का मतलब है, जैसे मान लीजिए एक जालक बिंदु यहां है, सुनना, जैसे एक जालक बिंदु यहां है, फिर कुछ निश्चित दूरी पर एक जालक बिंदु और है, फिर कुछ निश्चित दूरी पर एक जालक बिंदु और है, फिर कुछ निश्चित दूरी पर एक जालक बिंदु और है। ऐसे ही मतलब जालक बिंदुओं की एक निश्चित दूरी के बाद में पुनरावृत्ति हो रही है, इसे आवर्ती व्यू कहते हैं। और जालक बिंदु क्या होते हैं? वे स्थान होते हैं जहां पर अपन किसको रखते हैं? जालक बिंदु वे स्थान होते हैं जहां पर अणु, परमाणु या आयन को रखा जाता है। उस स्थान को क्या बोलते हैं? उस बिंदु को क्या बोलते हैं? अपन जालक बिंदु कहते हैं। तो अगर जालक बिंदुओं का आवर्ती व्यू बन जाए, यानी एक निश्चित दूरी के बाद में जालक बिंदुओं की पुनरावृत्ति हो जाए, तो हमें किसका निर्माण मिलता है? जालक का निर्माण मिलता है। यानी किसका निर्माण होगा इससे? जालक का निर्माण होगा। ये जालक है और ये क्या है मेरे पास में? जालक बिंदु है, ठीक है। अब सुनना, अब क्या करते हैं? इस जालक बिंदु को अपन किसी आधार से संबंधित कर देते हैं। तो आधार से संबंधित करने का मतलब, सुनना सारे के सारे, अब हम क्या करेंगे? इसे किसी आधार से संबंधित करेंगे। तो ये है मेरे पास में आधार। तो अगर आप इसे किसी आधार से संबंधित कर दोगे तो फिर संरचना कैसी बनाओगे आप? संरचना कुछ ऐसी बनेगी, यहां पर चेक करना, एक आधार दिखाओ, फिर इधर एक आधार दिखाओ। अच्छा, 4 है ना जालक बिंदु ऊपर, तो ऐसे 4 जालक बिंदुओं का, 4 जालक बिंदुओं के लिए आधार दिखा दिए। ऐसे ही 3 है टोटल ये लाइनें यहां पर। सुनो, तो ये क्या है? जालक है। और ये क्या है? जालक बिंदु है। जालक बिंदु वह स्थान जहां पर अणु, परमाणु या आयन रखे जाते हैं उसे जालक बिंदु कहते हैं। और जालक बिंदुओं का आवर्ती व्यू मिलकर किसका निर्माण करता है? जालक का निर्माण करता है।
अगर इसे आप किसी आधार से संबंधित कर दो, जैसे इस आधार को संबंधित कर दिया इस जालक बिंदु से, तो इस आधार को इस जालक बिंदु से संबंधित कर दिया तो ये ऐसे बनेगा, ठीक है ना। ये आधार इस जालक बिंदु से संबंधित हो गया। ऐसे ये आधार इस जालक बिंदु से संबंधित होगा तो ऐसे दिखेगा, फिर ये ऐसे दिखेगा, ये इस तरीके से, ये इस तरीके से, कुछ इस तरीके से। तो इसको बोलते हैं अपन क्रिस्टल संरचना। इसको क्या बोलते हैं अपन? क्रिस्टल संरचना। ठीक है, तो सुनना मेरी बात को ढंग से कि यदि जालक को आधार से संबंधित कर दिया जाए तो क्या प्राप्त होती है? क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। जालक किससे मिलकर बनता है? जालक बिंदुओं से। जालक बिंदु क्या है? वे स्थान हैं जहां पर अणु, परमाणु या आयन रखे जाते हैं। तो इस प्रकार किसका निर्माण किया जाता है? क्रिस्टल संरचना का निर्माण किया जाता है। तो आप लोग हेडिंग लगा लो जालक बिंदु और लिखो इसके अंदर जो मैं लिखवा रहा हूं, लिखना वह स्थान जहां पर परमाणु या अणु, जहां पर परमाणु या अणु या आयन को रखा जाता है, या आयन को रखा जाता है, उसे जालक बिंदु कहा जाता है। उसे जालक बिंदु कहा जाता है। अब देखो ये जो अणु, परमाणु, आयन होते हैं ना, इनको आधार कहते हैं अपन। ये जो अणु, परमाणु या आयन होते हैं इनको क्या कहते हैं अपन? आधार कहते हैं। तो लाइन चेंज करके लिखना, अणु या परमाणु, अणु या परमाणु या आयन को आधार कहा जाता है। अणु, परमाणु या आयन को आधार कहा जाता है। आधार कहा जाता है। आगे लिखो, कुछ बिंदुओं का ऐसा आवर्ती व्यू, कुछ बिंदुओं का ऐसा आवर्ती व्यू, ऐसे लिखना व्यू, कुछ बिंदुओं का ऐसा आवर्ती व्यू जहां पर अणु या परमाणु या आयन को रखा जाता है, जहां पर अणु या परमाणु या आयन को रखा जाता है, जहां पर अणु या परमाणु या आयन को रखा जाता है, उस व्यू को जालक कहा जाता है। उस व्यू को जालक कहा जाता है। उस व्यू को जालक कहा जाता है। अब लाइन चेंज करके हेडिंग लगाओ, क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल संरचना। लिखना, यदि जालक के, क्रिस्टल संरचना के अंदर लिखो, यदि जालक के प्रत्येक जालक बिंदु के साथ, यदि जालक के प्रत्येक जालक बिंदु के साथ आधार को संलग्न कर दिया जाए, 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 तो हमें क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। तो हमें क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है।
तो हमें क्रिस्टल संरचना प्राप्त होती है। आप ये बना लो जालक, इसको आधार से संबंधित कर दिया तो क्या बन गई? क्रिस्टल संरचना। उतार लो। यानी जालक के प्रत्येक जालक बिंदु को यदि आधार से संलग्न कर दिया जाए तो किसका निर्माण हो जाता है? क्रिस्टल संरचना का निर्माण हो जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए। एग्जाम के अंदर आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि क्रिस्टल संरचना किसे कहते हैं। वहां तो आपको पता है कैसे सवाल आते हैं, बड़े डेरिवेशन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, पर छोटे छोटे बेसिक बातें हैं जो पता होनी चाहिए ताकि सॉलिड के अंदर आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, तो आप इधर नीचे एक चीज और लिख देना, इसके नीचे मेंशन करके, वो ये है कि जालक प्लस आधार बराबर क्रिस्टल संरचना। क्रिस्टल संरचना बना लो इस डायग्राम को। ठीक है, 2-3 कलर के पेन वगैरह ये, और कॉपी भी साफ सुथरी होनी चाहिए इसकी, और लिखा हुआ भी थोड़ा ढंग का होना चाहिए ताकि बाद में पढ़ो तो अच्छा लगे। हो गया, चले आगे। लिख लिया इसके नीचे ये भी। अब लिखो इसके नीचे। अच्छा, एक बात और समझो, देखो कोई भी क्रिस्टल है आपके पास में, उस क्रिस्टल के आधार में कोई जरूरी नहीं है एक एक ही परमाणु हो। उस क्रिस्टल के आधार में एक से अधिक परमाणु भी हो सकते हैं, हजारों परमाणु भी हो सकते हैं। पर जैसे अपन बोले कि Cu का क्रिस्टल है, Ag का, Au का, इनका क्रिस्टल है, तो इनके क्रिस्टल के आधार में कितने परमाणु होंगे? केवल एक परमाणु होगा। और आप कहो कि NaCl का क्रिस्टल है, तो इसके आधार, इस क्रिस्टल के आधार में कितने परमाणु होंगे? 2 परमाणु होंगे, एक तो Na के लिए और एक Cl के लिए। मतलब 2 परमाणु होंगे, Na का भी होगा और किसका होगा? Cl का होगा। तो किसी भी क्रिस्टल के आधार में एक से अधिक परमाणु होते हैं, ठीक है ना? कोई जरूरी नहीं है एक ही परमाणु हो। एक के लिए एग्जाम्पल अपन लिख सकते हैं Cu Ag Au, और आप एक से अधिक में अगर आप 2 के लिए बोलना चाहो तो आप NaCl उसका एग्जाम्पल दे सकते हो। तो लाइन चेंज करके लिखना, ये लिखने के बाद में लिखना इसके नीचे, लिखो इसके नीचे, किसी क्रिस्टल के आधार में, किसी क्रिस्टल के आधार में, किसी क्रिस्टल के आधार में एक परमाणु से लेकर हजारों परमाणु हो सकते हैं। किसी क्रिस्टल के आधार में एक परमाणु से लेकर हजारों परमाणु हो सकते हैं। एक परमाणु से लेकर हजारों परमाणु हो सकते हैं। जैसे जैसे
लिखना सी यू कॉमा ए यू कॉमा ए जी। जैसे सी यू कॉमा ए जी व ए यू के क्रिस्टल के आधार में एक परमाणु होता है, के क्रिस्टल के आधार में एक परमाणु होता है, के क्रिस्टल के आधार में एक परमाणु होता है, वही NaCl, वही NaCl के क्रिस्टल के आधार में, के क्रिस्टल के आधार में Na व Cl दो परमाणु होते हैं, Na व Cl दो परमाणु होते हैं, Na व Cl दो परमाणु होते हैं। ठीक है, तो मैं एक बार और रिपीट कर देता हूं। चालक बिंदु क्या होंगे? वे स्थान जहां पर अणु, परमाणु या आयन को रखा जाता है उनको क्या कहते हैं अपन? चालक बिंदु। अगर इन चालक बिंदुओं का आवर्ती व्यू लिया जाए तो किसका निर्माण होता है? चालक का निर्माण होता है। अब बात करते हैं आधार की। आधार क्या है? अणु या परमाणु या आयन को ही क्या कहते हैं अपन? आधार कहते हैं। अगर जालक के प्रत्येक जालक बिंदु को आधार से संलग्न कर दिया जाए, संबंधित कर दिया जाए, तो किसका निर्माण होता है? क्रिस्टल संरचना का। तो हमने कहा जालक प्लस आधार बराबर क्रिस्टल संरचना। अब इसके अंदर क्या है कि जो क्रिस्टल संरचना के अंदर जो क्रिस्टल है, उस क्रिस्टल के आधार में एक परमाणु से लेकर हजारों परमाणु हो सकते हैं। एक परमाणु का एग्जाम्पल मैंने Cu Ag Au दिया है, और एक से अधिक के अंदर अगर अपन बात करें तो NaCl के क्रिस्टल के आधार में दो परमाणु Na व Cl होते हैं। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट हेडिंग लगाना आप लोग। इसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग लगाइएगा आकाशीय जालक। स्पेस लैटिस बोलते हैं इसे। ठीक है, स्पेस लैटिस। अच्छा सुनो, इधर ध्यान देना सारे के सारे। देखो, जब भी हम किसी क्रिस्टल की संरचना बनाते हैं तो उस क्रिस्टल की संरचना को बनाने के लिए अपन क्या करते हैं? तीन मूलभूत सदिश लेते हैं। उन तीन मूलभूत सदिश को अपन A वेक्टर, B वेक्टर व C वेक्टर से व्यक्त करते हैं। तीन मूलभूत सदिश लेते हैं जिन्हें अपन A वेक्टर, B वेक्टर व C वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। इन्हें अपन असमतलीय सदिश भी बोलते हैं, मूलभूत सदिश भी कहते हैं इन्हें, और इन्हीं को अभाज्य सदिश भी कहा जाता है। तो इनका उपयोग करके ही अपन क्या करते हैं? क्रिस्टल संरचना का निर्माण करते हैं। अब क्रिस्टल संरचना के निर्माण के लिए सबसे पहले अपन एक विमीय जालक बनाएंगे, फिर द्विविमीय जालक बनाएंगे, और फिर त्रिविमीय जालक बनाएंगे। तो एक विमीय जालक बनाने के लिए अपन केवल A वेक्टर का उपयोग करेंगे। द्विविमीय जालक बनाने के लिए अपन A वेक्टर और B वेक्टर दोनों का उपयोग करेंगे, और त्रिविमीय जालक बनाने के लिए अपन किसका उपयोग करेंगे? A वेक्टर, B वेक्टर व C वेक्टर, तीनों असमतलीय सदिश का अपन क्या करेंगे? उपयोग करने वाले हैं। तो पहले दो तीन लाइन लिखो, फिर एक एक को अपन यहां पर बनाएंगे। लिखो इसके अंदर, क्रिस्टल की संरचना, क्रिस्टल की संरचना क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए, क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए तीन असमतलीय सदिश, तीन असमतलीय सदिश लिए जाते हैं। क्रिस्टल की संरचना ज्ञात करने के लिए तीन असमतलीय सदिश लिए जाते हैं, जिन्हें तीन असमतलीय सदिश लिए जाते हैं जिन्हें A वेक्टर कोमा B वेक्टर व C वेक्टर से व्यक्त करते हैं, जिन्हें A वेक्टर कोमा B वेक्टर व C वेक्टर से व्यक्त करते हैं। ये एकांक सदिश के रूप में होते हैं, ये एकांक सदिश के रूप में होते हैं।
ये एकांक सदिश के रूप में होते हैं, लाइन चेंज करके लिखना, इन असमतलीय एकांक सदिशों को, इन असमतलीय एकांक सदिशों को, इन असमतलीय एकांक सदिशों को जालक सदिश, इन असमतलीय एकांक सदिशों को जालक सदिश या मूलभूत सदिश, या मूलभूत सदिश, या मूलभूत सदिश या अभाज्य सदिश कहते हैं, या अभाज्य सदिश कहते हैं, या अभाज्य सदिश कहते हैं। ठीक, चलो अब इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट लगाओ, रेखिक जालक, रेखीय जालक बोलते हैं, पहला लगाना के जालक, और इसके ब्रैकेट के अंदर लिख लेना एक विमीय जालक, एक विमीय जालक बोलते हैं। अच्छा सुनो, बहुत ही सिंपल है ये वाला जालक। क्या करते हैं, एक निश्चित दूरी ए के पश्चात जालक बिंदुओं की क्या करते हैं, बार बार पुनरावृत्ति करते हैं। जैसे एक जालक बिंदु यहां है, अब स्मॉल ए दूरी के बाद में दूसरा जालक बिंदु यहां है। अगर इसकी बार बार पुनरावृत्ति की जाएगी तो हमें क्या मिलेगा, यहां पर हमें इस अवस्था के अंदर जो जालक मिलेगा उसे क्या बोलेंगे अपन, एक विमीय जालक कहेंगे। यानी ये डिस्टेंस यहां से लेकर यहां तक ए वेक्टर है, ये दूरी भी ए वेक्टर है, और ये दूरी भी क्या है, ए वेक्टर है। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एक निश्चित दूरी ए के पश्चात जालक बिंदुओं की बार बार पुनरावृत्ति की जाए तो क्या बनता है, एक विमीय जालक का निर्माण होता है। तो लिखो इसके अंदर, एक दिशा में, एक दिशा में नियत दूरी स्मॉल ए, एक दिशा में नियत दूरी स्मॉल ए द्वारा बिंदुओं की अनंत बार, द्वारा बिंदुओं की अनंत बार, द्वारा बिंदुओं की अनंत बार पुनरावृत्ति करने पर, पुनरावृत्ति करने पर जो जालक प्राप्त होता है, जो जालक प्राप्त होता है उसे, जो जालक प्राप्त होता है उसे एक विमीय जालक कहा जाता है, उसे एक विमीय जालक कहा जाता है। यहां जालक बिंदु एक ही रेखा में स्थित होते हैं, यहां जालक बिंदु एक ही रेखा में स्थित होते हैं, यहां जालक बिंदु एक ही रेखा में स्थित होते हैं, तथा तथा किन्हीं दो जालक बिंदुओं के मध्य की दूरी, तथा किन्हीं दो जालक बिंदुओं के मध्य की दूरी, तथा किन्हीं दो जालक बिंदुओं के मध्य की दूरी स्मॉल ए समान है, तथा किन्हीं दो जालक बिंदुओं के मध्य की दूरी समान है, किन्हीं दो जालक बिंदुओं के मध्य की दूरी स्मॉल ए समान है। चलो ये बना लो, ये बनाओ, जैसे बन जाए मुझे बोल देना। और
चलो ठीक है, ये बना लो, ये लिख लेना इसके नीचे। हाँ जी, अब सेकंड लगाना समतल जालक, सेकंड लगाइएगा समतल जालक, और ब्रैकेट के अंदर आप लोगों को लिखना भी है द्विविमीय जालक, द्विविमीय जालक। क्या है? समतल जालक, और ब्रैकेट के अंदर लिखिएगा द्विविमीय जालक। समतल जालक और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखिएगा? द्विविमीय जालक। अच्छा सुनो, अपन को क्या करना है, ध्यान रखो, अब की बार ए और बी दो का उपयोग करना है। जैसे मान लो ये है हमारे पास में ए और ये है हमारे पास में बी। अब इसकी बार बार पुनरावृत्ति करेंगे, दो दिशाओं के अंदर नियत दूरी ए व बी की अनंत बार पुनरावृत्ति की जाए तो हमें कौन सा जालक मिलता है? द्विविमीय जालक या समतल जालक प्राप्त होता है। तो ये जो हमें जालक मिलेगा वो कैसा जालक मिलेगा? द्विविमीय जालक, या फिर आप कह सकते हो समतल जालक मिलेगा। ठीक है, तो लिखो इसके अंदर, लिखना यदि दो दिशाओं में नियत दूरी ए व बी द्वारा, यदि दो दिशाओं में नियत दूरी ए व बी द्वारा, नियत दूरी ए व बी द्वारा बिंदुओं की अनंत बार पुनरावृत्ति की जाए, बिंदुओं की अनंत बार पुनरावृत्ति की जाए, बिंदुओं की अनंत बार पुनरावृत्ति की जाए तो प्राप्त जालक समतल जालक, तो प्राप्त जालक समतल जालक ब्रैकेट के अंदर लिखना द्विविमीय जालक कहलाता है। तो प्राप्त जालक समतल जालक ब्रैकेट के अंदर लिखना द्विविमीय जालक कहलाता है। प्राप्त जालक समतल जालक ब्रैकेट के अंदर लिखना द्विविमीय जालक कहलाता है, द्विविमीय जालक कहलाता है। ठीक है, तो इसको उतार लेना। आज इतना ही करेंगे, कल अपन त्रिविमीय जालक और आगे के डेरिवेशन करेंगे। ठीक है, हो सकता है अभी एक दो दिन क्लास आपकी थोड़े कम समय के लिए हो ना। ठीक है, वही 3:15 से लेके 4:15 तक रहेगा। ठीक है ना, तो ये उतार लीजिएगा, बाकियों को बोल देना कि सॉलिड स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, अभी 7-8 दिन 8-9 दिन क्लास इसी पे लगेगी, मतलब मान लो खींच के 10 दिन तक तो क्लास अपन इसी पे लेंगे, क्वांटम वाले पर ही। ठीक है, 10 क्लास, तो फिर उसके बाद में अपन ट्रांसफर कर देंगे सॉलिड स्टेट के अलग बैच के अंदर। ठीक है, तब तक पढ़ते रहो आराम से, जब आपको अच्छे से समझ आए तब आप कोर्स के अंदर फिर क्लास लें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। ठीक है, स्टार्टिंग के अंदर थोड़ा बेसिक आएगा, फिर इसके बाद में जैसे जैसे अपन आगे बढ़ेंगे तो अपने काम के डेरिवेशन आएंगे जो एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। ठीक है।